आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द थ्री मेन कन्फॉर्मर्स एक्लिप्स एंटी एंड गॉच ऑफ 2-फ्लोरोइथेनॉल इज। ए ऑप्शन आपके पास है एक्लिप्स, फिर एंटी, फिर गॉच। बी आपके पास है एंटी, फिर गॉच, फिर एक्लिप्स। सी ऑप्शन है एक्लिप्स, गॉच और एंटी, और डी ऑप्शन है गॉच एक्लिप्स बाद में एंटी। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द थ्री मेन कॉन्फॉर्मेशन। कौन कौन से होते हैं? इक्लिप्स है, एंटी है, गॉच है। किसका? 2-फ्लोरोइथेनॉल। सोचिए, 2-फ्लोरोइथेनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो 2-फ्लोरोइथेनॉल, तो यहां कर दिया फ्लोरीन, यहां कर दिया CH2 और ये हो गया OH। ये 1 और ये 2 फ्लोरोइथेनॉल। सोचिए टर्म्स क्या क्या आ रहा है। एक टर्म आ रहा है एक्लिप्स, एक टर्म आ रहा है एंटी, एक टर्म आ रहा है गॉच। ये क्या होते हैं? एक्लिप्स। सबसे पहले दिमाग बैठाइए कि जब कॉन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग इस रोटेशन से स्पेस में जो ओरिएंटेशन में डिफरेंस आता है, इसी पर्टिकुलर डिफरेंस के बेसिस पे, ओरिएंटेशन के बेसिस पे स्पेस में जो पोजीशन मिलती है, उस पोजीशन को ही हम बोलते क्या है? कॉन्फॉर्मेशंस हैं। तो कॉन्फॉर्मेशंस में जब हम बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड लेते हैं, जब बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड लेते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं एक्लिप्स। लेकिन जब हम बॉन्ड के अपोजिट बॉन्ड लेते हैं, बॉन्ड के अपोजिट बॉन्ड लेते हैं, इसको बोलते क्या है? स्टैगर्ड। जो बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड होता है, इसका नाम क्या हो गया? एक्लिप्स। एक्लिप्स्ड। लेकिन जब हम बॉन्ड के अपोजिट बॉन्ड लेते हैं तो इसका नाम क्या हो गया? स्टैगर्ड। सोचिए, अब स्टैगर्ड में अगर कभी x और y अपोजिट है तो इसको नाम बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। लेकिन अगर कभी केवल 60 डिग्री के रोटेशन के कोरस्पॉन्डिंग हम इस तरह का स्टैगर्ड फॉर्म बनाए, एक यहां है और एक यहां है, तो इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं पार्सली स्टैगर्ड। पार्सली स्टैगर्ड। और इसी पार्सली स्टैगर्ड को एक नाम देते हैं, वो नाम देते हैं गॉच या गॉच स्टैगर्ड। तो 3 नाम आया बेटा, एक एक्लिप्स ये वाला फॉर्म, एक एंटी ये वाला फॉर्म, और गॉच एक ये वाला फॉर्म। सोचिए इन जनरल कौन ज्यादा स्टेबल होगा, एक्लिप्स या स्टैगर्ड? क्यों? क्योंकि स्टैगर्ड केस में वॉन्डरवॉल रिपल्सन भी कम होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन भी कम होगा। लेकिन जब एक्लिप्स की बात करते हैं तो इसके अंदर वॉन्डरवॉल स्ट्रेन भी ज्यादा होता है और आपका टॉर्सनल स्ट्रेन भी ज्यादा होता है। तो टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है? टॉर्सनल स्ट्रेन होता है कि अगर हम इस फॉर्म को लें तो एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का दूसरी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, इस रिपल्सन को बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। और दूसरा वॉन्डरवॉल स्ट्रेन क्या है? कि वॉन्डरवॉल स्ट्रेन है कि इसका कुछ साइज होगा, इसका कुछ साइज होगा, तो एक के साइज का दूसरे के साइज के साथ जो रिपल्सन होता है, सेम स्पेस को ऑक्युपाई करने के लिए, उस रिपल्सन को बोलते हैं वॉन्डरवॉल स्ट्रेन। तो जब ये इक्लिप्स फॉर्म होगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी ज्यादा होगा और साइज का रिपल्सन भी ज्यादा होगा। लेकिन जब स्टैगर्ड फॉर्म होगा तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन नेग्लिजिबल 0 मान लेते हैं और साइज का रिपल्सन भी मिनिमम होगा। और जब मिनिमम होगा तो स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है और इक्लिप्स फॉर्म कम स्टेबल होता है। तो जब बात कर रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो ये तो क्लियर हो गया कि इक्लिप्स की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। इक्लिप्स की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी तो एंटी वाली कहानी तो हटा दो और गॉच वाली कहानी तो हटा दो। तो इक्लिप्स की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अब बात आ गई कि हम एंटी स्टैगर्ड को उसके बाद सोचें या गॉच को उसके बाद सोचें। तो सोचिए, कार में 2 लोगों को बैठना है, कार में 2 लोगों को बैठना है और कार चलाना है, तो एक तो ड्राइविंग सीट पे किसी न किसी को तो बैठना ही होगा। और ज्यादा कंफर्ट कहाँ है, जब बगल में बैठे या पीछे बैठे? पीछे बैठे, तो इसका इन जनरल हमको स्टेबिलिटी मिलती है जो पीछे बैठना होता है। लेकिन अगर कभी इन दोनों इंसानों के बीच में दोस्ती हो, रिलेशन हो, तो कहां बैठना चाहेगा? वो बैठना चाहता है बगल में। तो बगल में बैठना वो केस कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब केसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आता है, मतलब कभी आपका कन्फर्मेशंस ऐसे होते हैं, ये एक्स और वाई, एक्स आपका नाइट्रोजन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए या फ्लोरीन हो जाए, और यहाँ आपका नाइट्रोजन हो जाए या ऑक्सीजन हो जाए और इससे कनेक्टेड हाइड्रोजन हो जाए। तो जो ऐसा केस आता है तो ऐसे केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण गॉच की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एंटी स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी कम हो जाती है।
जैसे इसी फॉर्म के बारे में सोचें तो जब कहानी में आपका ओ एच यहाँ होगा, एफ यहाँ होगा, तो इसका मतलब एंटी स्टेगर्ड है। लेकिन जब कहानी में ओ एच यहाँ होगा, एफ यहाँ होगा, तो इनके बीच में होगा क्या, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और एंटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात कर रहा है तो सबसे कम स्टेबल हो गया एक्लिप्स, उसके बाद हो गया एंटी, और सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया गॉच। तो हमारा आंसर निकल के आ गया, वो आंसर क्या हो गया, ए। तो अच्छी तरह दिमाग में थॉट्स को बैठा लो बेटा कि जब कहानी में एक्लिप्स की बात होगी तो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है, लेकिन जब हम बात स्टैगर्ड की करेंगे तो बॉन्ड के अपोजिट बॉन्ड है। अच्छा, बॉन्ड के अपोजिट बॉन्ड, ग्रुप भी कभी अपोजिट हो जाए तो इसको बोलते हैं एंटी। और अगर 60 डिग्री, अगर आपका डाइहेड्रल एंगल अगर 60 डिग्री पे है तो उस केस में बोलते हैं पार्शियल स्टैगर्ड या बोलते हैं गॉच। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, इन द गिवन कन्फर्मेशन if C2 is rotated about C2C3 bond anti-clockwise by an angle of 120 degree, then the conformation obtained is, A ऑप्शन दे रखा है fully eclipse conformation, B ऑप्शन दे रखा है partially eclipse conformation, C ऑप्शन दे रखा है गॉच conformation, और D ऑप्शन दे रखा है staggered conformation। चलिए एनालाइज करिए। In the given conformation, ये conformation दिया हुआ है, if C2 is rotated about C2C3 bond anti-clockwise by angle of 120 डिग्री। C2 कौन सा है, ये 1 है, ये 2 है, इस कार्बन की बात कर रहे हैं कि C2 is rotated about C2C3 bond anti-clockwise, मतलब ये फ्रंट पे ये जो CH3 पड़ा हुआ है और ये पीछे वाले पे CH3 पड़ा हुआ है, तो फ्रंट वाले को ही एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री घुमाना है। तो C2 is rotated C2C3 bond एंटी क्लॉकवाइज बाई एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो जब इस पर्टिकुलर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं 120 डिग्री, तो ये इधर से इधर चला आएगा, तो पीछे वाला जो जहां है वहीं पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे आपका CH3 था, पड़ा रहेगा, यहाँ H था, पड़ा रहेगा, ये H था, ऐसे ही पड़ा रहेगा। सोचिए जब हम 120 डिग्री घुमा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये CH3 कहाँ चला आएगा, ये CH3 यहाँ चला आएगा, ये जो H है कहाँ चला जाएगा, ये H आपका यहाँ चला जाएगा, और ये H कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये H आपका कहाँ चला गया, ये H आपका यहाँ चला गया, ये बन गया। सोचिए तो यहाँ के केस में CH3 अपोजिट है, मतलब फॉर्म कौन सा है, एंटी स्टैगर्ड। लेकिन जब आपने इसको 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, अब यहाँ पे एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म है गॉच। ये फॉर्म कौन सा है, गॉच स्टैगर्ड या गॉच फॉर्म। ये पूछ रहा है ये कौन सा है, फुल्ली इक्लिप्स कन्फर्मेशन मिलेगा, नहीं। पार्शली इक्लिप्स कन्फर्मेशन मिलेगा, नहीं। गॉच कन्फर्मेशन मिलेगा, हाँ गॉच कन्फर्मेशन मिलेगा। और डी कह रहा है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मिलेगा, तो कौन सा स्टैगर्ड, इसने स्पेसिफाई नहीं किया, एंटी स्टैगर्ड एक गॉच, तो इसलिए ज्यादा अच्छा वर्ड कौन सा है, गॉच। बना लोगे? तो जिस हिसाब से क्वेश्चन बोला जाए, बोल रहा है कि C2 इज रोटेटेड, तो C2 को ही रोटेट करिए, किसके अलोंग, C2C3 बॉन्ड के अलोंग, मतलब फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन इसके अलोंग कहीं ना कहीं ऐसे रोटेट करिए। तो ऐसे रोटेट करिए, कितना डिग्री पे रोटेट करिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए 120 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए 120 डिग्री, तो पीछे जहां जहां जो थे उसको वैसे ही छोड़ दो और इसी को 120 डिग्री रोटेट कर दो। बताओ फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? कुछ टर्म्स भी हैं, समझिए, फुल्ली इक्लिप्स, गॉच कन्फर्मेशन, यहाँ पार्शली इक्लिप्स, और यहाँ बोल रहा है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो फुल्ली इक्लिप्स क्या होता है, फुल्ली इक्लिप्स का मतलब होता है बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड, ग्रुप के ऊपर ग्रुप्स। दूसरा पार्शियल इक्लिप्स क्या होता है, कि जैसे यहाँ पे एक्स होता और ये वाई होता, तो इसको बोलना है फुल्ली इक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स क्या है, पार्शियल इक्लिप्स मतलब कुछ कहानी ऐसे सोच लो कि यहाँ आपके पास एक्स है और यहाँ आपके पास वाई है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये दोनों सेम होते, लेकिन ये और ये यहाँ होने से सेम नहीं है, तो इसको क्या बोलना है, पार्शली इक्लिप्स। गॉच कन्फर्मेशन, तो गॉच कन्फर्मेशन आपने देख लिया कि गॉच कन्फर्मेशन में कहानी स्टैगर्ड तो है, लेकिन एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसकी बात करते हैं गॉच।
और यहाँ एंटी स्टेगर्ड, स्टेगर्ड मतलब एंटी की बात कर रहा होगा, तो एंटी स्टेगर्ड, तो एंटी स्टेगर्ड में क्या है, आपका एक्स यहाँ है और आपका वाई यहाँ है। पास में आगे तो टर्म्स होते हैं बेटा फुल्ली इक्लिप्स, पार्शली इक्लिप्स, पार्शली स्टेगर्ड और एंटी स्टेगर्ड। तो पार्शली स्टेगर्ड को ही एक स्पेशल नाम दे देते हैं, वो नाम क्या दे देते हैं, गॉच। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, दो कंपाउंड दिए हैं, अब पूछ रहा है कि ये दोनों आपस में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं। दूसरा आपसे पूछ रहा है ये दोनों आपस में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हैं। तीसरा आपसे पूछ रहा है ये दोनों आपस में कॉन्फिगरेशनल आइसोमर हैं। और चौथा आपसे पूछ रहा है कि ये दोनों आपस में होमोलॉग हैं। चलिए एनालाइज करिए, ध्यान से टर्म्स को समझिएगा। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ये क्या होते हैं? और सबसे पहले तो हम बात कर ले आइसोमर्स की ही। ये क्या होते हैं? आइसोमर्स दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आइसोमर है। और फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म। अगर स्ट्रक्चर में अंतर है, कनेक्शन में अंतर है, नाम में अंतर है, तो इस तरह के आइसोमर को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन अगर नाम सेम है, कनेक्शन सेम है, स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, तो इस तरह के आइसोमर को क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर को फर्दर डिवाइड करते हैं चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामर, टॉटमर। स्टीरियो आइसोमर को फर्दर डिवाइड करते हैं कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। तो कॉन्फिगरेशनल को भी फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। और ये कौन सा है, कॉन्फॉर्मेशनल, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोंग रोटेशन होता है। सोचिएगा, एक कंपाउंड इन्होंने ये दिया है, एक कंपाउंड इन्होंने ये दिया है। तो सबसे पहले तो यही देख लो कि भाई नाम सेम है या डिफरेंट है। अगर नाम सेम होगा तभी स्टीरियो में जाइए, तभी आपका कॉन्फिगरेशन मतलब ओआई में या जीआई में जाइए या कॉन्फॉर्मेशन में जाइए। लेकिन अगर नाम बदल गया, नाम बदल गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकता है, स्टीरियो होगा भी नहीं। तो पहचानिए इसको। सोचिए, एक कार्बन पे दो मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है। तो हमने यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन और ये मिथाइल ले लिया। एक कार्बन दो मिथाइल एक हाइड्रोजन, और पीछे वाले कार्बन पे तीन मिथाइल। तो पीछे वाले कार्बन पर तीन मिथाइल हमने ले लिया। तो फ्रंट कार्बन में दो मिथाइल एक हाइड्रोजन, फ्रंट कार्बन दो मिथाइल एक हाइड्रोजन, और रियर वाले कार्बन तीन मिथाइल, रियर वाले कार्बन तीन मिथाइल। दूसरे को पकड़ते हैं, तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन है और आपका कार्बन और कार्बन है। तो ये CH3, ये आपका CH और ये हो गया CH3। एक हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन। पीछे वाले कार्बन में दो हाइड्रोजन और एक CH3, तो पीछे वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन और एक CH3 बना लिया। सोचिए, CH3 CH3H, CH3 CH3H, और यहाँ दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल, दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल। क्लियर है? नंबर ऑफ कार्बन देखो, इसके अंदर अगर नंबर ऑफ कार्बन देखते हो तो कहानी के अंदर 1 2 3 4, ये 5 और एक 6, कार्बन कितने हैं, 6, 4 5 6 और 7, 7 कार्बन है। इसके अंदर कार्बन का नंबर कितना हो गया, 7। 4 तो हो गए मेन चेन में, 5 6 7। इसके अंदर अगर कार्बन का नंबर को देखो तो इसके अंदर 1 2 3 4 और एक 5, कार्बन कितने हैं, 5। तो इसके अंदर कार्बन 7 है, इसके अंदर कार्बन 5 है, क्या ये आइसोमर होगा, नहीं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C7 और 7 दूना 14 और 2 16। इसका फार्मूला C5, 5 दूना 10 और 2 12। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूले में डिफरेंस है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूले में डिफरेंस है, मतलब आइसोमर तो है ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन आइसोमर ही नहीं है, आइसोमर ही नहीं है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला ही अलग है। एक हटाओ, दूसरा बोल रहा है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अगेन आइसोमर बोल रहा है, और जो आइसोमर बोल रहा है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही अलग अलग है, आइसोमर नहीं है। सिंगल बॉन्ड रोटेशन के लॉन्ग डिफरेंस की बात हम नहीं करेंगे। जब नाम सेम होता तब हम कहीं ना कहीं रोटेशन की बात करते। इसका मतलब इसकी कहानी भी हटाइए। तीसरा बोल रहा है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, और जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं इनडायरेक्टली आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम चाहिए, तभी हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल की बात करेंगे। तो आइसोमर ही नहीं है, दैट मींस इसे भी हटाइए। और लास्ट आपको बोल रहा है होमोलॉग। तो ये क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो और नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस हो। तो कहानी का किरदार फंक्शनल ग्रुप सेम हो, फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो, और उसके बाद CH2N यूनिट में डिफरेंस हो।
तो जब कभी फंक्शनल ग्रुप सेम हो और CH2N यूनिट में अंतर हो, इस तरह कंपाउंड को बोलते हैं होमोलॉग। तो सोचिए, ये भी आपका अल्केन है, ये भी आपका अल्केन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है। और यहाँ कार्बन का नंबर 7 है, यहाँ का कार्बन का नंबर 5 है, दैट मीन CH2N मतलब 2 वहां पे लगा दो, CH2 दो CH2N यूनिट का अंतर है, दैट मीन्स CH2N यूनिट का अंतर भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, होमोलॉग। तो कहीं भी को भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर ऐसा मत सोचिएगा कि बस घुमा दिया और ये बन गया। तो सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ कार्बन भी देख लेना है कि नंबर ऑफ कार्बन सेम है या डिफरेंट है। जब नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस आएगा मतलब हमको आइसोमरिज्म से निकल कर कुछ और सोचना है, लेकिन जब नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है तभी कहानी में आइसोमरिज्म वाली दुनिया आने वाली है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है इन द फॉलोइंग कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी डायग्राम ऑफ एन ब्यूटेन, तो पोजीशन बी विल बी। आपके पास एक कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी डायग्राम है ब्यूटेन का और इसमें आपसे पूछा है कि द पोजीशन ऑफ बी विल बी। ये जो पोजीशन बी का है इसके बारे में बताइए, क्या ये गॉच फॉर्म है, क्या ये इक्लिप्स फॉर्म है, क्या ये स्टेगर्ड फॉर्म है, या ऑल ऑफ दिस। चलिए एनालाइज करिए। क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी डायग्राम, इन द कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी डायग्राम ऑफ एन ब्यूटेन, किसका है, एन ब्यूटेन। तो जो एन ब्यूटेन को आप बनाते हो तो है क्या, CH3 CH2 CH2 CH3, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, यही है। और इसी में C2 C3 के अलोंग हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। तो C2 पे अगर देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, तो 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल, तो यहां हमने कर दिया एक मिथाइल, यहां कर दिया 2 हाइड्रोजन। C3 पे क्या है, अगेन 2 हाइड्रोजन है एक मिथाइल है, तो C3 पे भी कर दिया यहां एक मिथाइल और यहां पे 2 हाइड्रोजन, ये बन गया। अगर मैं इसको 60 डिग्री घुमा दूं, 60 डिग्री घुमा दूं, तो अब हमको क्या मिलने वाला है, अब हमको जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलने वाला है। यहाँ का CH3 यहाँ पहुंच गया, यहाँ का H यहाँ पहुंच गया, यहाँ का H यहाँ पहुंच गया, और पीछे वाला जो CH3 है ये CH3 अपनी जगह पे ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगेन अगर मैं 60 डिग्री का रोटेशन कर दूं और 60 डिग्री का रोटेशन कर दूं तो अब जो कहानी का किरदार आएगा उसमें CH3 अब यहां चला गया, ये H यहां चला गया, यहाँ का H यहां चला आया, और पीछे जो CH3 था ये पीछे का CH3 अपनी जगह पे है, ये H अपनी जगह पे है, ये H अपनी जगह पे है। फिर से अगर मैं 60 डिग्री का रोटेशन कर दूं तो 60 डिग्री का रोटेशन कर दूं तो अब जो कहानी का किरदार आया उस किरदार में CH3 यहाँ का जो H था वो यहाँ, और यहाँ का जो आपका H था वो आपका यहाँ, और पीछे आपका CH3 यहाँ, ये वाला H यहाँ और ये वाला H यहाँ, ये बन गया। सोचिए बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड है, बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड है, बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड है, तो है कौन सा, एक्लिप्स, और ग्रुप के पीछे भी ग्रुप है तो इसको बोलते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड। इसके बारे में सोचो, यहाँ बॉन्ड के अपोजिट बॉन्ड, बॉन्ड के अपोजिट बॉन्ड और ग्रुप के अपोजिट भी ग्रुप, तो इसको जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, एंटी स्टैगर्ड। लेकिन यहां देखो तो यहां भी बॉन्ड के अपोजिट बॉन्ड, बॉन्ड के अपोजिट बॉन्ड, बॉन्ड के अपोजिट बॉन्ड, लेकिन डाईहेड्रल एंगल यहां कितना है, 60 डिग्री। और जो डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री है तो यहां तो अपोजिट वाला है HH, लेकिन यहां अपोजिट वाला मिथाइल या H नहीं है। तो जब मिथाइल का अपोजिट मिथाइल नहीं है, H का अपोजिट H नहीं है, तो इसका मतलब एंटी स्टैगर्ड तो नहीं है, तो है कौन सा, पार्शली स्टैगर्ड। और इसी पार्शली स्टैगर्ड को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, गॉच। ये कौन सा है, गॉच फॉर्म। और यहां अगर देखो तो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, बॉन्ड के पीछे बॉन्ड, तो ये भी क्या है, इक्लिप्स तो है, लेकिन यहाँ पे H के पीछे तो है, लेकिन यहाँ CH3H है और यहाँ CH3H है, तो इसका तो फुल्ली इक्लिप्स तो नहीं है। और जो फुल्ली इक्लिप्स नहीं है तो इसको क्या बोलना है, इसको बोलना है पार्शियल या पार्शली इक्लिप्स्ड। तो इसका मतलब ब्यूटेन का अगर मैं कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी डायग्राम बनाता हूं तो इसका मतलब ये 4 नाम आपको दिखाई देते हैं। एक कौन सा होता है, फुल्ली इक्लिप्स, एक कौन सा होता है, गॉच, एक कौन सा होता है, पार्शली इक्लिप्स, और एक कौन सा होता है, एंटी स्टैगर्ड।
जब रिपल्सन की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए जो रिपल्सन होता है वो होता है 4 किलो जूल पर मोल। लेकिन कभी अगर CH3 हो और H हो, इनके बीच में कभी रिपल्सन हो तो टॉर्सनल स्ट्रेन वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन दोनों मिलाकर जो वैल्यू होती है 6 किलो जूल पर मोल। और कभी यहाँ मिथाइल हो और यहाँ मिथाइल हो और इसकी वजह से कभी रिपल्सन होगा तो रिपल्सन होता है 11 किलो जूल पर मोल। ये होगा। तो यहां पे सोचो तो यहाँ क्या है CH3 मतलब 11 किलो जूल, HH 4 किलो जूल, HH 4 किलो जूल। तो 11 4 4 कितने हो गए 19। तो ये 19 किलो जूल, 19 किलो जूल रिपल्सन के कारण ऊपर होता है। तो ए की जो वैल्यू आई, ए की वैल्यू ये है, तो ये हमारा कौन सा है, ए वाला फॉर्म है। दूसरा, जो 60 डिग्री घुमाया तो 60 डिग्री घुमाया तो हुआ गया कि इससे टॉर्सनल स्ट्रेन तो हो गया 0, लेकिन इसकी वजह से वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन है। और इसकी वजह से वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन है तो वॉन डेर वाल्स स्ट्रेन की वजह से ये आपका 3.8 किलो जूल, 3.8 किलो जूल ऊपर हो जाता है। और जब 3.8 किलो जूल ऊपर हो जाता है तो जो बी जो फॉर्म है, ये बी फॉर्म कौन सा है, गॉच। फिर से 60 डिग्री घुमाया तो CH3H के कारण रिपल्सन कितना है 6। तो यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 4। तो 6 6 12 4 16, तो 16 किलो जूल, 16 किलो जूल ये कहीं ना कहीं ऊपर, ये कहीं ना कहीं ऊपर, ऊपर आपको यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये आपका हो गया हाइपोथेटिकल मान लेते हैं आपका, इसमें मान लेते हैं ये आपका ये x है, x है। तो x को अगर मैं यहाँ पे दिखा दूं, x को दिखा दूं तो x की पोजीशन C वाली पोजीशन है, C वाली पोजीशन है। तो इसका मतलब ये x, तो x आपका पार्सली इक्लिप्स यहाँ मिल गया, x यहाँ मिल गया। अब उसका फिर से 60 घुमाया तो 60 घुमाया तो अब रिपल्सन नहीं है, तो रिपल्सन नहीं है तो इसीलिए एंटी स्टैगर्ड यहाँ पर आपने बोल दिया। तो कुछ रेफरेंस वैल्यू होगी, उस रेफरेंस वैल्यू पर यहाँ हमने C को दिखा दिया। तो C आपका है कौन सा, एंटी स्टैगर्ड। तो ही बोल रहा है कि गॉच, तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये बी पर, वो है कौन सा, गॉच। यही तो बना है। बोल रहा है इक्लिप्स फॉर्म, तो इक्लिप्स फॉर्म में एक इक्लिप्स आपका ये भी है, एक इक्लिप्स आपका ये भी है, फुल्ली इक्लिप्स बोला नहीं है, इसलिए हम इसको भी सोच सकते थे, इसको भी सोच सकते थे। स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म में इसने ये नहीं बोला कि एंटी स्टैगर्ड है या गॉच वाला स्टैगर्ड है। जो स्पेसिफिक यहाँ पे गॉच दे दिया है तो मान के चल सकते हैं कि ये कहानी कहीं ना कहीं एंटी स्टैगर्ड की हो रहा होगा। और ऑल ऑफ दीज तो बोलना नहीं है क्योंकि पोजीशन सबकी अलग अलग दिख रही है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए थे बेटा कि जब ब्यूटेन के कॉन्फॉर्मेशन एनर्जी डायग्राम को बनाओगे तो होगा क्या, ये सब कुछ पोजीशन आने वाली हैं, फुल्ली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स, गॉच, एंटी स्टैगर्ड। अब डेफिनेशन भी सोच लो कि कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी होता क्या है। कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी होता है मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट स्टेबल के बीच का ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इसी एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी है। याद रहेगा कि मोस्ट अनस्टेबल और मोस्ट स्टेबल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, इसी एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल एनर्जी है। और ब्यूटेन के लिए वैल्यू फिक्स होती है, ये होता है 19 किलो जूल पर मोल। बस में आगे, और इसी डायग्राम को ओवरऑल जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, कन्फॉर्मेशनल एनर्जी डायग्राम। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन इज गिवन एज। आपको ऐसे लिखा हुआ है एक्स वाई रिस्पेक्टिवली कैन बी। यहाँ एक्स वाई क्या हो सकता है, एक दे रखा है एक्स आइसोप्रोपाइल हो सकता है, वाई एच हो सकता है, यहाँ मिथाइल इथाइल हो सकता है, यहाँ इथाइल मिथाइल हो सकता है, और डी में एच एंड आइसोप्रोपाइल हो सकता है। चलिए सोचते हैं। इन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये कौन सा है, न्यूमैन्स। तो इन द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ इसका 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो सबसे पहले तो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना लो जिससे कि क्लियर कट पिक्चर पता चल जाए कि एक्स वाई को क्या क्या रखना है। तो जो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3 CH, यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया CH, यहाँ हो गया CH3, और ये हो गया CH3। यही बना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब यही देखना बेटा कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में एक्स और वाई क्या क्या रखें कि जिससे कि 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाए। तो इस कंपाउंड में क्या क्या रखें, इसके लिए सबसे पहले इसको थोड़ा खोलकर इस रूप में लिख लें। तो कैसे लिख लें, आपके पास x है और आगे CH2 है, तो यहाँ x लिख लिया और आगे CH2 लिख लिया। फिर पीछे वाले कार्बन पे एक H है, एक मिथाइल है, एक Y है। अब क्या करें, यहाँ पे आपके पास CH कर दिया, यहाँ पे आपका मिथाइल कर दिया, और यहाँ पे आपका Y कर दिया। ये तो बना।
सोचो, इसमें आपके पास है क्या, एक आपका H है, एक आपका CH3 है, एक Y है, एक H है, एक CH3 है, Y है, यही लेना है। अब यही पूछ रहा है कि यहाँ X को और Y को क्या क्या रखा जाए कि ये हमको मिल जाए। सोचिए, एक केस में कह रहा है कि आइसोप्रोपाइल रख दें, तो अगर यहाँ आइसोप्रोपाइल रख दें तो हो गया CH3, यहाँ हो गया CH और ये हो गया CH3, आइसोप्रोपाइल हो गया। आगे CH2 है, ये CH2 है और आगे CH पे कह रहा है कि H रख दें, तो H रख दें तो ये हो गया CHH मतलब CH2 और यहाँ CH3 था, ये बन गया। सोचो, क्या ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है? नहीं, ये कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये है 2 मिथाइल पेंटेन, तो दैट मींस ये आंसर तो नहीं है। बी में आ जाओ, CH3 और इथाइल। अगर मैं यहाँ CH3 कर दूं तो ये हो गया आपका CH3, आगे है आपका CH2, फिर आगे है CH, इस CH पे क्या बोल रहा है? इथाइल, तो यहाँ कर दो आपका CH2 CH3 और आगे ये क्या है? मिथाइल, ये मिथाइल ऐसे कर दिया। अब सोचिए, इसका जो मेन चेन बना, ये मेन चेन ये वाला बन गया, ये 1 2 3 है, इधर से 1 2 3 है, कहीं से भी ले लो, 1 2 3 4 5, ये बन गया, ये बन गया 3 मिथाइल पेंटेन। लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो दैट मींस ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसके बारे में सोचो, इथाइल मिथाइल, तो अगर मैंने यहाँ इथाइल ले लिया तो CH3 CH2, आगे क्या है? CH2, तो यहाँ हमने CH2 ले लिया, फिर हमने CH ले लिया और Y पे कह रहा है कि मिथाइल, तो यहाँ हमने मिथाइल कर दिया और यहाँ मिथाइल था ही, तो इसका जो नाम आया 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया? 2 मिथाइल पेंटेन। लेकिन हमें क्या चाहिए? 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो दैट मींस ये भी आंसर नहीं है। लेकिन जब इसको देखते हो तो पहले क्या बोल रहा है? H, तो अगर मैं यहाँ H को मिला दूं तो H और CH2 बन गया CH3, तो ये हो गया आपका CH3, ठीक है। और ये CH3 हो गया, उसके आगे कार्बन, उसके आगे कार्बन, और इस कार्बन क्या बोल रहा है? CH3, तो यहाँ पे क्या हो गया है आपका CH3 और Y बोल रहा है आइसोप्रोपाइल, तो यहाँ आपके पास हो गया CH, ये हो गया आपका CH3 और ये भी हो गया आपका CH3, आइसोप्रोपाइल। सोचो, अगर मेन चेन लिया तो क्या मेन चेन यही बना या नहीं बना? बन गया, तो ये हो गया आपका नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4, तो क्या 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन आया या नहीं आया? आया, तो दैट मींस जो चाहिए था वो यहां मिल रहा है, तो आंसर क्या हो गया? डी। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले नाम से स्ट्रक्चर बना लो, और सबसे पहले नाम से स्ट्रक्चर बना लोगे तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब इसको भी एक्सपेंड करके पहले सिंपल वे में लिख लो, और सिंपल वे में लिखने के बाद जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा प्लेस करते चले जाओ, और वैसे वैसे प्लेस करते हुए आप सारे स्ट्रक्चर बना लो और मिला लो, किससे आपको 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन मिल रहा है, जिससे मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर डायस्टीरियमस। आपके पास ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और ए ऑप्शन दे रखा है पहला दूसरा, बी में दे रखा है दूसरा चौथा, सी में दे रखा है तीसरा चौथा, और डी में दे रखा है पहला तीसरा। एनालाइज करिए, क्वेश्चन क्या है? विच 2 ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर डायस्टीरियमस। डायस्टीरियमस, सोचिए डायस्टीरियमस किसको कहते हैं? तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डायस्टीरियमस। सोचिए, हमने बार बार बोला ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, तो किसके एग्जांपल हैं? ये स्टीरियो आइसोमर्स के एग्जांपल हैं। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, इस तरह कंपाउंड को आइसोमर बोलते हैं, और फिनोमिना आइसोमेरिज्म है। आइसोमर को फर्दर कैटेगराइज किया है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमरिज्म। पहचानोगे कैसे? स्ट्रक्चर में अंतर है, कनेक्शन में अंतर है, नाम में अंतर है, तब स्ट्रक्चरल। लेकिन नाम सेम है, कनेक्शन सेम है, स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, तब हम बात करेंगे स्टीरियो। और जो स्टीरियो होगा तब आपका डायस्टीरियमस होगा। तो कहानी में नाम अलग मतलब स्ट्रक्चरल, उसमें डायस्टीरियमस मत सोचिएगा, नाम सेम तब आपका आएगा स्टीरियो, उसमें डायस्टीरियमिज्म हो सकता है। एनालाइज करिए, यहां ऑक्सीजन के जस्ट बगल में 1 2 3 पोजीशन पे OH 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 लगा है,
लेकिन यहां ऑक्सीजन के इधर कार्बन, उसके आगे OH OHS लगा है, तो क्या कभी भी इन दोनों का कनेक्शन सेम होगा, नाम सेम होगा? नहीं। तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो सकता है? स्ट्रक्चरल का, स्टीरियो का रिलेशन नहीं होगा। तो पहला बोल रहा है कि पहला दूसरा डायस्टेरियोमर है, सोचें नहीं, गुनाह है, सोचना भी नहीं है कि तो होगा नहीं। इधर आ जाओ, यहां पे देखो ऑक्सीजन, इसके बगल 1 2 3 पे OH OH लगा है, इसमें 1 2 3 पे OH OH लगा है, इसका मतलब पहला और तीसरा इनके बीच में डायस्टेरियोमर होने की गुंजाइश है। बस में आगे, लेकिन इसको सोचो, इसको बोल रहा दूसरा और चौथा, दूसरे को पकड़ो, दूसरे में इधर आपके पास कार्बन कार्बन छोड़ के है लगातार, और चौथे में भी सोचो तो कार्बन कार्बन छोड़ के है लगातार। तो इसका मतलब दूसरा और चौथे में डायस्टेरियोमर होने की संभावना हो सकती है। तीसरे चौथे को भी देख लेते हैं। तीसरे में देखो, यहाँ ऑक्सीजन के जस्ट बगल में 1 2 3 पे है, और चौथे में एक कार्बन छोड़ के 1 2 3 पे है, तो इसका इन दोनों का नाम कभी सेम नहीं होगा, कनेक्शन कभी सेम नहीं होगा, तो इसमें भी डायस्टेरियोमर की बात हमको सोचना नहीं है, सोचना नहीं है। अब पहले और तीसरे को देख लो, पहले वाले केस में देखो तो ये भी 1 2 3 है, तीसरे वाले केस में देखो तो ये भी 1 2 3 है, तो इनमें भी होने की गुंजाइश है। तो वही बोल रहा हूं कि या तो पहला तीसरा होगा या तो दूसरा चौथा होगा। तो या तो आपका आंसर इधर चलने वाला है या तो आंसर इधर चलने वाला है। एनालाइज करिए, सोचिए। डायास्टेरियोमर्स, मैंने क्या बोला? ऐसे स्टीरियोआइसमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। एनालाइज करिए, सोचिए, दूसरे और चौथे के बारे में सोचिए। दूसरा और चौथा, दूसरा आपका ये है और चौथा आपका ये है। सोचिए, यहां पे अगर मैं ऐसे मिरर डाल दूं, तो जब मिरर डाल दूं तो OH की इमेज OH पे, और जो OH की इमेज OH पे हो गई, प्लेनो सिमेट्री हो गई, तो ये कहानी कौन सा है? मीजो वाला फॉर्म है। इसमें सोचो, इसमें भी अगर मैं ऐसे मिरर डाल दूं तो इसका यहां भी मिरर इमेज हो गया, और जो मिरर इमेज हो गया तो ये फॉर्म कौन सा है? मीजो वाला है। और जो मीजो वाला है तो इसका मतलब ये भी सेम और ये भी सेम है, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो सेकंड और फोर्थ जो है वो है कौन सा? ये आपका आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, ये डायस्टेरियोमर्स नहीं है। बस में आगे, ये भी मीजो है, ये भी मीजो है, बस इसी को घुमा दिया है, और घुमाकर पीछे वाले को बाहर कर दिया है और बाहर वाले को पीछे कर दिया है। लेकिन जरा पहले और तीसरे को देखो। अब जरा इस पहले को देखो और तीसरे को देखो, ध्यान से देखो, ये 1 पर और 2 पर यहां पर ट्रांस है, लेकिन इसको देखो, इस वाले केस में इस 1 को और 2 को देखो तो ये क्या है? सिस है। तो 1 और 2 सिस, यहाँ 1 और 2 ट्रांस, या 1 और 3 सिस और यहाँ 1 और 3 ट्रांस। तो सिस और ट्रांस क्या होते हैं? कभी एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे नहीं। सिंपल एग्जांपल, अगर मैं ये सिस ले लेता हूं और ये ट्रांस ले लेता हूं, तो क्या कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे? नहीं। और जब कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे तो यही आपके क्या है? डायास्टेरियोमर्स। तो यही हमको आंसर क्या देना है? डी, पहला एंड तीसरा। तो जब भी कभी क्वेश्चन आए तो तुरंत RS कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर में मत पड़ जाइए कि यार स्टीरियो दिख रहा है, तुरंत RS देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये भी चेक कर लीजिए कि क्या नाम सेम है या नहीं है, कनेक्शन सेम है या नहीं है। अगर नाम सेम नहीं है, कनेक्शन सेम नहीं है, अटैचमेंट सेम नहीं है, तो क्यों आप स्टीरियो में जाओगे? जो नाम सेम होगा, कनेक्शन सेम होगा, ओरिएंटेशन की जब बात करेंगे तब हम ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल में जाएं या स्टीरियो में जाएं, लेकिन जब नाम ही बदल गया तो इसका मतलब हमको स्टीरियो में नहीं जाना चाहिए। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली क्लासिफाइड एज अ मीजो कंपाउंड? 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, एक न्यूमांस में है, एक सॉहॉर्स में है, फिशर में है, फिशर में है। एनालाइज करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली क्लासिफाइड एज मीजो कंपाउंड? मीजो कंपाउंड ये क्या होते हैं? मीजो कंपाउंड्स आर those compound which have chiral carbon along with presence of plane of symmetry। मतलब एक अकेला कंपाउंड जिसके अंदर कायरल कार्बन हो और साथ में प्लेनो सिमेट्री हो, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड। और जब कभी क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हो तो किसी एंगल पे घुमाने से अगर एक के ऊपर एक आ जाए, दैट मींस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेनो सिमेट्री आ जाएगी, वो मीजो बन जाएगा। एनालाइज करिए, अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूं, तो जब इसको 180 डिग्री घुमा दूंगा तो OH OH पे, यहाँ HH पे, CH3 CH3 पे आ जाएगा या नहीं? करके देखिए, एनालाइज करिए। तो जब हमने इसको 180 डिग्री घुमा दिया तो यहाँ पे जो CH3 था इसे अपनी जगह पे छोड़ दो, यहाँ पे H था अपनी जगह पे छोड़ दो, OH था अपनी जगह पे छोड़ दो। सोचिए, अगर मैंने पीछे वाले को 180 डिग्री घुमा दिया तो ये OH कहाँ आ गया है? यहाँ आ गया।
इस H के बारे में सोचो, ये H कहाँ आ गया, यहाँ, तो H आपका कहाँ पहुंच गया, यहाँ। CH3 कहाँ पहुंच गया, CH3 इसके ऊपर, और जो CH3 इसके ऊपर पहुंच गया तो ये CH3 यहाँ आ गया। तो CH3 के पीछे CH3 है, H के पीछे H है, OH के पीछे H है, तो क्या OH के पीछे OH, तो क्या प्लेन सिमेट्री आ गई या नहीं आ गई, आ गई। और जब आ गई तो इसके अंदर कायरल कार्बन भी है, कायरल कार्बन भी है और प्लेन सिमेट्री भी है, तो यही कहीं ना कहीं आपका मेसोफॉर्म है। कायरल कार्बन देखना चाहते हो तो खोल के लिख लेते हैं, इस कार्बन पे OH, H और CH3, तो ये हो गया CH3, यहाँ पे CH और यहाँ हो गया OH, ऐसे बन गया। पीछे वाले कार्बन के बारे में सोचो, तो पीछे वाले कार्बन पे H, OH और CH3, तो ये हो गया CH, ये हो गया OH और ये हो गया CH3, बन गया। तो सिस्टम के अंदर कायरल कार्बन है और सिस्टम में प्लेन सिमेट्री भी आ गई, दैट मींस मेसो कंपाउंड है। इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, हमने क्या बोला, किसी भी एंगल पर घुमाओ, तो सोचो एक OH इधर है, एक OH इधर है, मतलब अगर मैं 180 डिग्री घुमा दूं, तो इसको अगर मैं 180 डिग्री घुमा दूं, सोचना ये OH अपनी जगह पे, ये CH3 अपनी जगह पे, ये H अपनी जगह पे, इसको 180 डिग्री घुमा दूं तो OH तो हो गया नीचे, ठीक है, OH के ऊपर OH आ गया, लेकिन CH3 चला गया इधर, CH3 चला गया इधर, H चला गया इधर, तो क्या ये CH3 और ये CH3 एक के ऊपर एक है, नहीं। और जो एक के ऊपर एक नहीं है तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, ये मेसो फॉर्म नहीं है। इसमें आ जाओ, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ इथाइल मॉलिक्यूल तो सिमेट्रिकल है। अब आर इसकी बात कर लो, तो यहाँ पे है पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है एस, लेकिन होगा क्या आर। यहाँ आ जाओ, पहला दूसरा तीसरा दिख रहा है एस, लेकिन होगा क्या आर। तो एक आर है, एक आर है, कभी मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं आएगी। और जब मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन सिमेट्री नहीं आएगी मतलब कभी भी मेसो की बात नहीं करेंगे, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव वाला फॉर्म है, एक्टिव वाला फॉर्म है। इधर आ जाओ, इसमें देखो तो इधर इथाइल है, इसमें देखो तो ये मिथाइल है, तो ऊपर आपका इथाइल है, नीचे आपका मिथाइल है, ताकि कभी भी प्लेन सिमेट्री की बात करोगे नहीं। और जब प्लेन सिमेट्री की बात नहीं करोगे तो दैट मींस इसमें भी प्लेन की बात हम नहीं करेंगे, दैट मींस ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव वाला फॉर्म है, इनएक्टिव वाला फॉर्म नहीं है। तो जो इनएक्टिव वाला फॉर्म है, जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि कायरल कार्बन और साथ में प्लेन सिमेट्री, तो इसको आंसर जो निकल के आता है वो आंसर क्या निकल गया, ए। तो ही बोल रहा है बेटा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एज, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एज मतलब क्या है कि जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करे, मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन भी हो और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो, ऐसे कंपाउंड को हमको जो नाम देना है वो नाम क्या देना है, मेसो कंपाउंड। याद रहेगा, तो मेसो कंपाउंड हमेशा सिमेट्रिकल होगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, इसलिए मेसो की बात हम नहीं कर रहे हैं। बताओ फ्यूचर इस तरह क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है, which two of the following compounds represents a pair of enantiomers। आपके पास एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और आपसे बोल रहा है कि पहला दूसरा इनेंसमर है, दूसरा तीसरा इनेंसमर है, तीसरा चौथा इनेंसमर है और दूसरा चौथा इनेंसमर है। एनालाइज करिए, which two of the following compounds represents a pair of enantiomers, पेयर ऑफ इनेंसिमस। सोचिए इनेंसिमस किसको कहते हैं, इनेंसिमस का डेफिनेशन क्या है, इनेंसिमस का डेफिनेशन है कि ऐसे स्टीरियोआइसमस जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ऐसे स्टीरियोआइसमस जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इनेंसिमस हैं। और अगर कायरल कार्बन 2 है तो एक का कॉन्फ़िगरेशन आर आर और दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन एस एस हो गया, तो ये आपस में मिरर इमेज हो जाएंगे, और जब मिरर इमेज हो जाएंगे तो यही इनेंसिमस हैं, यही तो होगा। तो जब भी कभी आपका ऑप्टिकल का क्वेश्चन करना हो तो तुरंत आपके दिमाग में आरएस कॉन्फ़िगरेशन चलना चाहिए। एनालाइज करिए, तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक क्या है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक है प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स, या यूं कहें कि सीआईपी रूल के बेसिस पर डिसाइड करना किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी हाई प्रायोरिटी रखें और किसको लेकर आगे बढ़ें। तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं कि डायरेक्टली अटैच एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। दूसरा क्या है कि डायरेक्टली अटैच एटम कभी सेम हो जाए तो उसके अगले वाले एटम का एटॉमिक नंबर देखना है और उसमें जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। तीसरा क्या है कि अगर कभी मल्टीपल बॉन्ड हो जाए तो हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड में तोड़ देना है और उसके बाद जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। और चौथा क्या है, कभी आइसोटोप्स हो जाए तो उसके इसमें एटॉमिक मास देख लेना है और उसी के बेसिस पे हमको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। और सबसे छोटे को प्लेन के पीछे रखते हुए मूवमेंट क्लॉकवाइज तो आर और एंटी क्लॉकवाइज तो एस।
क्वेश्चन करने के लिए हमें आपको बता रखा है कि सबसे छोटा अगर प्लेन के पीछे हो या एक बार चेंज करने से प्लेन, दो बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता हो तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा उसको सेम सोचना है। लेकिन सबसे छोटा प्लेन के पीछे ना हो, एक बार चेंज करने से प्लेन के पीछे जाता हो, तो जो कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा उसका उल्टा उल्टा कॉन्फ़िगरेशन हमको सोचना होता है। पढ़ा है ना? ये आपका फ्लाइंग वेज में भी हो सकता है और ये आपका फिशर में भी हो सकता है। तो फिशर में सबसे छोटा प्लेन के पीछे है तो सेम, और सबसे छोटा प्लेन के बाहर है तो एक बार चेंज करना है, इसका मतलब अपोजिट। सोचिए, यहां से कॉन्फ़िगरेशन निकला, वो क्या निकला? ये O है, ये C है, ये C है, ये H है, C के आगे O है, C के आगे C है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, दिख रहा है R होगा क्या? S, क्योंकि O H प्लेन के बाहर है, और जो H प्लेन के बाहर है तो जो दिखेगा उसका उल्टा। यहां पे आ जाओ, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, दिख रहा है S, होगा क्या? R। तो सोचिए, एक S है, R है, तो क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? है। और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये फॉर्म जो है बेटा वो कौन सा है? मीजो फॉर्म है। और जो मीजो फॉर्म है तो इनहेंसमेंट की बात हम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इनहेंसमेंट इंडिविजुअल लेवल पे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। हमने क्या बोला? आरआर होगा और एसएस होगा। तो यहां पे हमको मिल रहा है आरएस या एसआर। तो आरएस एसआर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो मीजो है, वो इनहेंसमेंट नहीं है। इसको देखते हैं। तो इसकी कहानी में ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? एस। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? आर, क्योंकि एस प्लेन के पीछे है। तो यहाँ की कहानी में भी एस आर या आर एस है, तो ये भी इनडायरेक्टली है क्या? इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये फॉर्म भी आपका कौन सा है? मीजो है। तो मीजो और मीजो ये कभी आपस में पेयर ऑफ इनहेंसमेंट नहीं होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या है? सेम है, आइडेंटिकल है। बस इसी को घुमा दोगे तो पीछे वाला आगे हो जाएगा, इसको घुमा दोगे तो आगे वाला पीछे हो जाएगा। एनालाइज करिए, इसको देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, दिख रहा है एस, लेकिन एक बार चेंज करना है तो क्या बन गया? आर। तो यहां हो चुका है आर, और यहां पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी क्या है? आर, तो ये हो गया आर आर। अब चलो इसको देख लो, तो यहाँ की कहानी में पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या हो गया है? आपका आर दिख रहा है, लेकिन एक बार चेंज करना है तो क्या बन गया? एस। और ये पहला, दूसरा, तीसरा, एस, क्योंकि हाइड्रोजन प्लेन के पीछे है तो ये क्या हो गया? एस। तो ये आपका है आर आर, ये आपका है एस एस। हमको चाहिए क्या था? आर आर और एस एस। तो इसके अंदर अगर काटने की कोशिश करो तो ओ एच प्लेन के पीछे, ओ एच प्लेन के बाहर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगी। इसको काटने की कोशिश करो तो ओ एच प्लेन के पीछे, ओ एच प्लेन के बाहर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगी। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे ऑप्टिकली एक्टिव है, इंडिविजुअल लेवल पे ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसी का इक्विमोलर मिक्सचर हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, और ये इनहेंसमेंट है। इनहेंसमेंट हैं तो कौन से हैं? तीसरा, चौथा। तो पहले बोल रहा पहला, दूसरा भूल जाओ, दूसरे में दूसरा, तीसरा भूल जाओ, तीसरे में तीसरा, चौथा, यही ले लेना है। और यहाँ दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा, दूसरा और चौथा, इसको भूल जाओ क्योंकि मीजो है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब डायस्टेरियमर्स है, इनहेंसमेंट नहीं है, दैट इसको भी भूल जाओ। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि जब डेफिनेशन में आ जाओ इनहेंसमेंट की, तो इनहेंसमेंट का डेफिनेशन क्या है? ऐसे दो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज है, और जो मिरर इमेज है वो इनहेंसमर है। लेकिन ऐसे दो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, जैसे ये वाला ले लें और ये वाला ले लें, तो जो मिरर इमेज नहीं है तो इसके लिए जो टर्म यूज होता वो टर्म्स कौन सा है? डाया स्टीरियमस। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज। आपके पास यहाँ तीन कंपाउंड दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसी को लेकर पूछा है कि बताइए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज। पूछ रहा है कि पहला एंड दूसरा आर आइडेंटिकल, दूसरे में पूछ रहा है कि पहला एंड दूसरा आर डायस्टेरियमस, तीसरे में पूछ रहा है कि पहला, तीसरा आर इनहेंसमस, और चौथे में पूछ रहा है पहला एंड दूसरा आर इनहेंसमस। एनालाइज करिए, तो यहां कुछ टर्म्स आ रहा है, एक आइडेंटिकल आ रहा है, एक डायस्टेरियमस आ रहा है, एक आपका इनहेंसमर आ रहा है, यहां भी इनहेंसमर आ रहा है। तो तीन चीज आ रही बेटा, आइडेंटिकल, डायस्टेरियमस, इनहेंसमस। तो ये क्या होते हैं? जिसका नाम सेम है, स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, तो कंपाउंड सेम है, उसी को बोलना है आइडेंटिकल है। लेकिन ऐसे दो कंपाउंड जो आपस में स्टीरियो आइसोमर हैं और मिरर इमेज नहीं है, और जब मिरर इमेज नहीं है तो बात किसकी होगी? डायस्टेरियमस। और ऐसे दो स्टीरियो आइसोमर्स जो आपस में मिरर इमेज हैं, उन्हें क्या बोलना है? इनहेंसमस। और जब कहानी के अंदर दो कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन है, तो
तो अगर कहानी में दो कायरल कार्बन है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो अगर ये आर आर है और ये एस एस है, तो इसको क्या बोलना है? इसको बोलना है इनएंसियमस। इनएंसियमस। इवन आपका आर एस है और आर के कॉरस्पॉन्डिंग एस और एस के कॉरस्पॉन्डिंग आर है, तो इसको भी क्या बोलना है? इनएंसियमस। किसके लिए? फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। याद रखिएगा कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता तो आर एस एस आर दोनों सेम होता, लेकिन अगर एक का आर आर है या एक का एस एस है और दूसरा आपका आर एस है या आपका एस आर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं होगा, और जब मिरर इमेज नहीं होगा तो इसकी जो कहानी होगी वो क्या होगी? डाया स्टीरियमस। तो जो आर आर एस एस या आर एस एस आर और आर के एस एस का आर, तो ये इनएंसियमर है। लेकिन अगर आर आर और एस एस है और दूसरा आर एस या एस आर है, तो ये कौन सा है? डायस्टेरियमस। बस इसी को देख लेना है और मिलाकर क्वेश्चन बना लेना है। एनालाइज करिए। ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं कि ऊपर ऊपर से ही मिलाना है, ऊपर एस्टर है नीचे एसिड है, या नीचे एसिड है ऊपर एस्टर है। तो प्रियोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, नोमेनक्लेचर सोचिए कि नोमेनक्लेचर में सबसे पहले कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कौन सा है? सल्फोनिक एसिड, फिर कौन सा है? एस्टर, फिर कौन सा है? एसिड हैलाइड, फिर कौन सा है? अमाइड, फिर कौन सा है? नाइट्राइल, फिर आपका एल्डिहाइड, फिर आपका कीटोन, फिर आपका अल्कोहल, फिर आपका अमीन। तो एक फंक्शनल ग्रुप एसिड है जो ये वाली है, एक फंक्शनल ग्रुप एस्टर है ये वाला है। तो एसिड के बेसिस में नाम होगा, और जो एसिड के बेसिस में नाम होगा तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ये तो होगा। और इसके लिए सब्स्टिट्यूशन यूज होगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो इसका मतलब ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। इसी तरीके से ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, इसी तरीके से ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। ये तो सब्स्टिट्यूशन है ना। तो सब्स्टिट्यूशन 3 पे कौन सा है? 3 पे है मिथॉक्सी कार्बोनिल। बस में आगे ये सब्स्टिट्यूशन मिथॉक्सी कार्बोनिल, ये भी सब्स्टिट्यूशन मिथॉक्सी कार्बोनिल, ये भी सब्स्टिट्यूशन आपका मिथॉक्सी कार्बोनिल। मतलब हमको इस 2 की मैचिंग इस 2 से और इस 2 से करानी है, और इस 3 की मैचिंग इस 3 से और इस 3 से करानी है। एनालाइज करिए। हमने क्या बताया था कि सबसे छोटा अगर यहां हो जो दिखेगा सेम, लेकिन सबसे छोटा अगर यहां हो और यहां हो जो दिखेगा उसका उल्टा। किससे? सीआईपी रूल के बेसिस पे डिसाइड कर लो प्रियोरिटी, और प्रियोरिटी में सबसे छोटा यहां और यहां हो तो जो दिखेगा वो क्या करना है? सेम सोचना है। और यहां सबसे छोटा दिखे तो जो दिखेगा उसका अपोजिट हमको सोचना होता है। याद आया? यही कहानी जो फिशर में था, तो फिशर के केस में हमने ऐसे दिखाया था कि सबसे छोटा यहां और यहां हो तो आइडेंटिकल, और अगर सबसे छोटा यहां हो या यहां हो तो उस केस में क्या सोचना है? अपोजिट। यही देख लो, सोचो प्रियोरिटी। इस कार्बन पे एक OH, एक कार्बन पे OCH, और इधर कार्बन से OOO और ये H। तो ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, और ये हो गया आपका तीसरा। तो दिख रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, दिख रहा है S, लेकिन होगा क्या? R। इधर आ जाओ, तो ये O है, ये C है, H है, C है, तो ये पहला, ये चौथा। इस C से O है, और इस C से HOC है, तो ये दूसरा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, दिख रहा R, होगा क्या? S। तो यहां पर 2 पे R है और 2 पे S है और 3 पे R है। यहां आ जाओ, तो ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, दिख रहा है S, हो गया R। और ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, दिख रहा है R, हो गया S। इधर आ जाओ, तो ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, दिख रहा है S, हो गया R। और ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, दिख रहा है S, और ये भी हो गया R। ये बन गया। अब आपको पूछ के रहा है कि आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एनालाइज करिए। फर्स्ट एंड सेकंड आर आइडेंटिकल। सोचिए, नाम तो दोनों का सेम है, लेकिन सेकंड पे आपका S और थर्ड पे R चाहिए। सेकंड पे आपका S, सेकंड पे आपका S, सेकंड पे आपका मिला क्या है? R, और थर्ड पे हमको चाहिए R, लेकिन थर्ड पे मिला क्या है? S। तो इसका मतलब ये आइडेंटिकल नहीं है। अगर सेकंड पे R है और यहाँ S है और यहाँ R है, यहाँ S है, तो मिरर इमेज है, और मिरर इमेज है मतलब क्या है? ये इनएंसियमर है, आइडेंटिकल नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड आर डाया स्टीरियमस। लेकिन मैंने क्या बोला? एक अगर यहां देखो SR है और यहां भी आपका RS है, तो एक आपका RS और दूसरा SR, मैंने क्या बोला था? इनएंसियमर है। तो बोल रहा है पहला दूसरा डायस्टीरियमर है, ये कहानी भी गड़बड़। तीसरा बोल रहा है पहला एंड तीसरा आर इनएंसियमर। तीसरे को देख लेते हैं। तीसरे की कहानी में ये क्या है? RR है। तीसरे की कहानी में क्या है? RR है, ये RR है,
और यहाँ क्या है आर एस है, तो ये कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। तो अगर एक आर आर है और एक आपका आर एस है तो ये है क्या, ये पेयर ऑफ डायस्टेरियमर्स हैं। ये भी आप भूल जाइए। और चौथा क्या है, चौथे की कहानी बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड आर इनवर्स। यही तो आपने देखा है, यहाँ पे 2 पे S तो यहाँ पे 2 पे R, यहाँ 3 पे R तो यहाँ 3 पर S। तो यहाँ की कहानी में जो किरदार आया वो किरदार आया SR, और यहाँ की कहानी में जो किरदार आया वो किरदार आया RS। तो SR और RS ये आपस में है क्या, पेयर ऑफ इनवर्स। यही हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा कि अगर वो ऐसे लिख दे तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बस ऊपर से मिला लो कि ये RS यहाँ भी RS हो गया आइडेंटिकल। हमेशा केयरफुल रहिए, पोजीशन किस पोजीशन पे S है, किस पोजीशन पे R है। मतलब नंबरिंग सबसे पहले कर लोगे 1 2 3 है तो 2 पे S 3 पे R, 2 पे R 3 पे S। तो जब नंबरिंग करके क्वेश्चन करोगे तो ये कंफ्यूजन से बच जाओगे, अदरवाइज हो सकता है आप ये आंसर देकर खुशी खुशी घर पर चले जाते और बाद में आपको दुख होता। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है इन द न्यूमांस प्रोजेक्शन ऑफ 2,2-dimethyl butane X and Y respectively is। सोचिए, इन्होंने दिया इन न्यूमांस प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर 2,2-dimethyl butane, 2,2-dimethyl butane, और इसमें X और Y दे दिया है और पूछा कि X Y को क्या रखा जाए कि जिससे ये बन जाए। एक केस में HH रखा जाए तब बन जाएगा, बी केस में H इथाइल रखा जाए तब बन जाएगा, सी केस में इथाइल H रखा जाए तब बन जाएगा, और डी केस में इथाइल H रखा जाए तब बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा सोचिए। सबसे पहले तो 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन बना लो, और जो 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन बना लोगे तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर हमको ऐसा मिल जाएगा। ऐसा मिल गया 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब हमको इसी में चाहिए तो इसको भी थोड़ा खोल के लिख लो, तो इसको भी थोड़ा खोल के लिख लो। तो हमारे पास क्या है X, इसके बाद क्या है कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, तो ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, और पीछे वाले कार्बन पे आ जाओ, पीछे वाले कार्बन पे 2 मिथाइल है और एक वाई है। तो पीछे वाले कार्बन पे 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है और एक वाई है, यही तो है। तो फ्रंट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एक्स ही था तो 2 हाइड्रोजन एक एक्स ले लिया, और रियर कार्बन 2 मिथाइल और एक वाई चाहिए तो 2 मिथाइल और एक वाई ले लिया। अब यही सोचना है कि इसमें एक्स और वाई क्या रखें कि ये मिल जाए। अब रखना चालू करो, कह रहा कि एच एच रखो, तो अगर यहाँ एच कर दें तो ये हो गया CH3, तो हमको क्या मिल गया CH3। यहाँ कार्बन पे CH3 तो ये CH3 ऐसे ले लिया, और अगर हाइड्रोजन भी H कर दें तो क्या हो गया CH। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 2 मिथाइल प्रोपेन, और हमें क्या चाहिए था 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो दैट मींस ये तो नहीं है। अब जरा इसके बारे में सोचो, अगर H को हमने यहां रख दिया तो ये हो गया CH3। अब आगे कार्बन, इसमें CH3, इसमें CH3 ये ले लिया। अब यहाँ पे Y इथाइल है तो Y इथाइल है तो CH2 CH3 ऐसे बना दिया। तो सोचो क्या ऐसे रखने से हमको 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन मिला या नहीं मिला? मिल गया। ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मिल गया। यही तो चाहिए था, और यही हमारा आंसर है। अब जरा CD को देख लेते हैं। अगर मैंने इथाइल किया तो यहाँ इथाइल किया तो हमको मिल गया CH3, हमको मिल गया CH2, आगे ये CH2 है, फिर आगे वाले कार्बन पर CH3, फिर ये CH3 है, और H मतलब ये रख लिया तो ये H ऐसा बन गया। और जो मेन चेन बना वो मेन चेन ये बन गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये क्या बन गया 2 मिथाइल पेंटेन। और हमको 2 मिथाइल पेंटेन नहीं चाहिए, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन चाहिए, दैट मींस ये भी नहीं है। अब जरा इसको पकड़ लो मिथाइल H, तो जब मैंने यहाँ मिथाइल लिया तो ये क्या बन गया CH3, इसके आगे ये हो गया CH2, इसके आगे यहाँ CH3, यहाँ CH3 ऐसे ले लिया, आगे कह रहा है H, तो अगर मैंने यहाँ H ले लिया तो ऐसे बन गया। और इसका जो मेन चेन बनाओगे ये मेन चेन यही बनेगा, और जो मेन चेन बनेगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये क्या हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन हमें क्या चाहिए था 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो क्या ये है? दैट मींस ये भी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है बेटा कि सबसे पहले जिसको बनाना है इससे पहले तो सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कर लो,
और उसके बाद जिसके ऊपर प्लेस करना है इसको भी सिंपली हम ऐसे बना लें। और ऐसे बनाने के बाद जो भी एक्स वाई के टर्म से बोल रहा है उसको यहाँ पे प्लेस करके चेक कर लो, और जहां से भी ये स्ट्रक्चर मिल जाए वही हमारा आंसर है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।